12 जिलों में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। 3 बजे तक भाजपा के अलावा दूसरे दलों के प्रत्याशियों ने पर्चा नहीं भरा। श्रावस्ती, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नोएडा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है। आगरा में भी भाजपा के प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया है। आखिरी दिन 3 बजे तक ही नामांकन होना था, यानी नामांकन भरने का अब समय खत्म हो चुका है और ऐसे जिले सामने आए हैं जहां पर सिर्फ भाजपा के ही प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरे, यानी भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही सिर्फ पर्चा दाखिल किया है। दरअसल 3 बजे तक ये नामांकन होना था और वो कौन कौन से जिले हैं आपको ये भी बता देते हैं। श्रावस्ती, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट्स ने ही पर्चा भरा है, नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा नोएडा में भी, गाजियाबाद में भी, गोंडा में और गोरखपुर में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और आगरा में भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिरी दिन 3 बजे तक नामांकन होना था। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तीनों ही तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितने जोश और खरोश के साथ ये नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम आजमाना शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि जिसके सबसे ज्यादा अध्यक्ष होंगे जिस पार्टी के, वो 2022 के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जीत का दम भरेगा और इसे 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को यहां पर सुनिश्चित करेंगे और ये जांचा परखा जाएगा इन इलेक्शंस के जरिए कि 2022 को लेकर कितनी तैयार हैं तमाम राजनीतिक दल। तो देखिए 12 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, यानी उनके अलावा चुनावी मैदान में कोई नहीं उतरा है। 12 जिले ऐसे हैं भाजपा प्रत्याशियों ने जिसमें पर्चा दाखिल किया है। श्रावस्ती, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ही मैदान में उतरे हैं, यानी उन्होंने ही सिर्फ नामांकन दाखिल किया है। 3 बजे तक देखिए नामांकन होना था और 3 बजे तक 12 ऐसे जिले जहां पर सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर और आगरा में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। 12 जिलों में सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, दूसरे दलों के प्रत्याशियों ने यहां पर पर्चा दाखिल नहीं किया है, यानी दूसरे दलों के उम्मीदवार इन 12 जिलों में नहीं उतरे हैं। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज गोरखपुर से हमारे साथ है, नीतीश पांडे वाराणसी से और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। नीतीश, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। वाराणसी में क्या कुछ हलचल आज देखने को मिली, क्योंकि 3 बजे तक का वक्त था जब नामांकन दाखिल होना था। नीतीश, प्राची, अगर बात करें बनारस की तो बनारस में आज सुबह से ही चुनावी सरगर्मी, अगर इस एक तरह से बात करें, सिर्फ पर्चा दाखिला इसको नहीं हम कहेंगे, बल्कि इसको पूरी तरह से चुनाव की सरगर्मी आज दिखने को मिली। जिस तरह से जिला मुख्यालय के थोड़ी दूरी पर अगर बात करें तो राइफल क्लब में नामांकन की जो स्थल है उसको निर्धारित किया गया था और उसके पास ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग भूलते हुए दिखाई दिए। 2 पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इसके साथ ही बीजेपी पार्टी की प्रत्याशी पूनम मौर्य बीजेपी से और इसके साथ ही चंदा यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर यहां पर अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नामांकन प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और स्क्रूटनी जारी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज सिर्फ 2 पार्टी के अगर प्रत्याशी यहां पर नामांकन दाखिल करते हैं प्राची, तो निश्चित तौर पे अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी जो अन्य जीत वाली पार्टियां थी या जो निर्दल प्रत्याशी जीते थे, अब उन पर दाव किस तरह से लगेगा ये आगे देखने वाली बात होगी। सब अपना दम भरते हुए दिखाई दिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो, सभी ने ये कहा दम भर रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ देखिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हुई है। प्रयागराज का रुख करेंगे, मोहम्मद मोइन वहां से हमारे साथ हैं। मोइन, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके से तमाम सियासी दलों ने यहाँ पर दम भरा है नामांकन प्रक्रिया में?
जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं। 84 सीटें यहाँ पर हैं और इन 84 सीटों में किसे अध्यक्ष चुना जाएगा इसका फैसला 3 जुलाई को होगा। बहरहाल आज यहाँ पर 2 पार्टियों ने अपना नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मालती यादव ने पर्चा भरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वीके सिंह पर दांव खेला है। हालांकि एक बड़ी बात आपको बता दें कि दोनों पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन दोनों बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हैं। 84 सीटें प्रयागराज में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 30 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 28। ऐसे में जो सत्ता की चाबी होगी वो निर्दलीय व जो छोटी पार्टियों के सदस्य होंगे उनके हाथ में होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में गुड़ा गणित जो कुछ भी देख लीजिए, धन बल बाहुबल सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है और बहुमत का आंकड़ा जुटाना और जीत हासिल करना किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार के लिए कतई आसान नहीं होगा। बिल्कुल मोइन, यानी देखिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जो छोटे दल के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उन पर ही कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो निर्भर करता है और वही इस चुनाव को दिलचस्प भी बनाएंगे। नीरज, अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया है 3 बजे तक। यहाँ पर आई सबसे पहले और लगभग 11:30 बजे वो आती हैं और 4 सेट में उन्होंने पर्चा दाखिल किया। और अभी कुछ देर पहले यानी 3:30 बजे वो डीएम मतलब जिलाधिकारी के कोर्ट से बाहर निकली। और इस बीच जो नाटकीय घटनाक्रम चला, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, जो आलोक कुमार गुप्ता प्रत्याशी थे, उनका नाम पहले से ही घोषित था कि वो प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी जगह पर जितेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के नगीना प्रसाद साहनी और तमाम समर्थकों के साथ जब वो शास्त्री चौक पर पहुंचे तो वहां पे पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया जी। और आरोप ये भी है कि बिल्कुल, और उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जो चुनाव है दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, अगर मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर कितना दिलचस्प नजर आ रहा है नामांकन भरने के बाद ये पूरा चुनाव? देखिए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर बुरे दिनों में भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है, आज एक ऐसा अचानक से हुआ कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट नहीं पहुंची। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी कार्यालय पर ही जमा हैं, अभी भी जमा हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने बगावत की है, जिनके खिलाफ शिकायत जो है पार्टी हाईकमान को लिख करके भेज दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऑफिस में फ्लैक्सी लगे हुए थे, तो जिन नेताओं पर शक है बगावत का, उनके फोटो यहाँ पर बोर्ड से फाड़ दिए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। और आप देख सकते हैं कि तमाम ये समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है और सुबह से यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं और जमा हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं में रोष है, गुस्सा है कि ऐसे जनपद में जहाँ पर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य जो है जीत में हासिल हुए थे और उन्होंने अमरीन जहां को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अमरीन जहां जो है वो नामांकन कराने कलेक्ट्रेट नहीं पहुंची और समय निकल गया। सिर्फ मुरादाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर शेफाली सिंह, उन्होंने 2 सेटों में अपना नामांकन भरा है और इसके अलावा जो अमरीन जहां वाला नामांकन फार्म खरीदा गया था वो भरा नहीं गया है। समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जयवीर यादव, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन ने उनके जो सदस्य थे जीते हुए जिला पंचायत के, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें टॉर्चर किया गया और सत्ता के दबाव में उन्हें धमकाया गया और उनकी प्रत्याशी को नामांकन के लिए नहीं जाने दिया गया। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को ये लिखकर भेजा है कि कुछ बागी नेता हैं पार्टी के जो बगावत पर उतरे हुए थे और उनके आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ये जो फ्लैक्सी बिल्कुल देखिए उबैदुर रहमान, और ये बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ऐसे में मुरादाबाद में ही बगावत होना, इस तरीके की घटना होना कि प्रत्याशी नामांकन तक न दाखिल कर पाए, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अभी फिलहाल उबैदुर रहमान अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बातचीत कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं किसी प्रकार की?
जी हाँ, जो समाजवादी पार्टी के बिलारी से विधायक हैं मोहम्मद फ़हीम, जो अमरीन जहां के सगे भाई हैं, उनसे हमारी बात हुई और जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जयवीर यादव, उनसे भी हमारी बात हुई। इन दोनों ने दो ही बातें कही। एक तो पुलिस और प्रशासन पर सत्ता का दबाव बताया कि इस वजह से वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए, और दूसरी बात उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो बागी नेता हैं उनसे नाराज़गी जाहिर की, और पूरी पार्टी ने कुछ नेताओं के नाम जो हैं पार्टी हाईकमान को, प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख करके भेजे हैं कि इन्हें पार्टी से निकाला जाए। फिलहाल यहाँ पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, क्योंकि अब कोई और प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं कराया है और 29 तारीख नामांकन वापस लेने की है। अब औपचारिकता भर रह गई है। जी। ये मान लीजिए कि मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, यानी देखिए मुरादाबाद का जो चुनाव था जिसे दिलचस्प समझा जा सकता था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पलट गया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन यहाँ पर दाखिल नहीं किया है। नीतीश, अगर बनारस की बात करें तो बनारस का जो ये रण है वो आपको किस तरीके से नजर आ रहा है? किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा अभी फिलहाल हल्का नजर आ रहा है, और निर्दलियों पर कितनी यहाँ पर जिम्मेदारी है? प्राची, अगर इस पूरे गणित को समझें तो सबसे पहली बात यह होती है कि बनारस बीजेपी का गढ़ है, और जिस तरह से यहाँ पर जो सीट है वो किस तरह से बीजेपी की साख का सवाल बनी है ये भी किसी से छिपा नहीं है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो कि इन चुनावों के गणित को पूरी तरह से भीतर से जानती है, उसने पिछले पंचायत के चुनाव में जो नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं वोटों में सेध लगाने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी के पास 16 अपने जो कहे जिला पंचायत सदस्य हैं, और इसके साथ ही उसका ये दावा है कि ओम प्रकाश राजभर, और इसके साथ ही अगर बात करें अपना दल एस, और जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी इनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का अगर बात करें कांग्रेस का हाथ, तो साफ तौर पे कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। तो साफ तौर पे सामने समाजवादी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन जो बीजेपी का दावा है वो ये है कि सभी पार्टी के जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हैं, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में भी सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होगी, ये उसे विश्वास है। जिस तरह से आज बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रही थी और यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बगल के सर्किट हाउस में मौजूद थे, जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सभी ने अपना बल दिखाने का प्रयास किया। संख्या आज कम नहीं दिखी, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता दिखा, दोनों पक्ष से जो प्रत्याशी थे प्रत्याशी के साथ समर्थक आए हुए दिखाई दिए। तो साफ तौर पर यह संकेत है कि ये चुनाव बल का चुनाव होगा, और देखना यह होगा कि कौन बलशाली घोषित होता है। प्राची, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 2022 की भी तैयारी है, इसलिए पूरे दमखम के साथ ये जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। नीतीश, बात करेंगे अगर प्रयागराज की, तो मोइन यहाँ का गणित क्या कहता है? किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम सियासी दल हैं वो ताल ठोक रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं जीत की? बिल्कुल, अगर निश्चित तौर पर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि दोनों के पास बहुमत नहीं है। यहाँ जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, 84 में मतलब जीत हासिल करने के लिए कम से कम 43 सदस्यों का समर्थन बेहद जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में 30 सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के पास 28 हैं, निर्दलीय और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, कांग्रेस हो, MIM हो, अपना दल हो, सबके पास 2-2, 3-3 सदस्य हैं इस तरीके से। तो जो छोटी पार्टियों के सदस्य हैं, जो निर्दलीय हैं, वो किसके पाले में जाते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। बात इतनी ही नहीं है कि यहाँ सिर्फ दलीय निष्ठा या कैलकुलेशन के आधार पर हम जोड़ घटाना देख लेंगे। बात यहाँ पर यह भी है कि जो दलीय निष्ठा है वो भी इस चुनाव में अक्सर तार-तार होती हुई नजर आती है। या तो व्यक्तिगत संबंध काम आते हैं या तो फिर धनबल काम आता है, यानी जिसने जितनी कीमत दी सदस्य उतनी कीमत में बिक जाते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बेहद कड़ा मुकाबला है, बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। फिलहाल पलड़ा किसका भारी है अभी कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। कतई इंतजार करना होगा 3 जुलाई का, जब वोटिंग होगी तभी अंतिम नतीजे जारी हो पाएंगे, और तब तक सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो,
दोनों एक दूसरे पर सदस्यों को हैक किए जाने का, उनको जबरन बंधक बनाए जाने का आरोप लगा रही हैं। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है। इससे समझा जा सकता है कि किसी भी पार्टी की राह आसान नहीं है। दोनों पार्टियां, दोनों उम्मीदवार जो है वो दुविधा की स्थिति में हैं। ऐसे में आखिरी टाइम पे जो ज्यादा जोड़ तोड़ कर लेगा, ज्यादा सदस्यों को अपने पाले में ले लेगा, जीत उसी की होगी। बिल्कुल मोइन, देखिए जीत उसी की होगी और अभी कुछ कहना वाकई में जल्दबाजी होगा। ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिर जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठता है। नीरज, अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या वजह समझ में आती है? देखिए मुरादाबाद में जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम हुआ, क्या गोरखपुर में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली? क्यों सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी ने ही यहाँ पर नामांकन दाखिल किया? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका आरोप है कि उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। तस्वीर भी दिखाई दे रही है, सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा समर्थक हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहले से ही मौजूद थे। और जब जैसे ही सपा के जो प्रत्याशी, जो दूसरा प्रत्याशी सपा ने घोषित किया जितेंद्र यादव को, जब वो जिलाध्यक्ष के साथ मेन गेट पर आए तो अंदर से भाजपा के जो समर्थक हैं वो हूटिंग करने लगे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना, ये सारा तमाशा देखता रहा। और आखिरकार वो प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अंदर नहीं आ पाए। और अंदर जहां जिलाधिकारी न्यायालय कोर्ट में नामांकन दाखिल हो रहा था, वहां सिर्फ साधना सिंह जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो 4 सेट में उन्होंने पर्चा दाखिल किया और लगभग 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो कोर्ट में मौजूद रहे। इसके अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाया और यही वजह है कि लगभग उनका जो निर्विरोध निर्वाचन है वो पूरी तरह से प्राचीन तय माना जा रहा है। और काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम रहा। सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और ये आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से चुनाव एक तरफा हो गया और लगभग जो है भाजपा। बिल्कुल, और इस बीच जो सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं उनका दौर भी शुरू हो चुका है, जो अभी 3 तारीख तक हमें ये देखने को मिलेगा भी। बलराम का हम रुख कर लेते हैं जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, गाजियाबाद की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने ही पर्चा दाखिल किया है, क्या जानकारी आपके बात पास? करवा दो या जेल भेज दो, 2 में से एक कर दो, या तो बात करवाओ। देखिए नगर की तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अमित चौधरी जी, वो यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं क्योंकि उनके विरोध में किसी ने यहाँ पर नामांकन। और इस बीच शक्ति, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, किस तरीके की जानकारी है आपके पास? जो गाजियाबाद का चुनाव है यहाँ पर तो अभी एक तरफा जीत भाजपा की होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने ही पर्चा दाखिल किया है। देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद से जो ममता त्यागी हैं, भाजपा की प्रत्याशी हैं, सिर्फ वही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है। 29 तारीख को जो पर्चा वापसी की है वह तारीख है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जीत किसके पाले में। हालांकि कोई यहाँ पर कोई अड़चन नहीं है क्योंकि ममता त्यागी का अकेली ही ऐसी प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया। वहीं जो यहाँ का घटनाक्रम है, घटनाक्रम यहाँ पर काफी विवादित रहा। वहीं जो सपा है, सपा के जो लोग थे, सपा के जो प्रत्याशी हैं, उनका आरोप था कि हमारे एक प्रस्तावक को जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनको उठाकर ले गए, उनको एक जगह होटल में रखा गया और वहां से फिर उसको गायब कर दिया गया। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नजर आ रही है। उबैदुर रहमान का हम रुख करेंगे क्योंकि मुरादाबाद में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है उबैदुर रहमान आपके पास? प्राची, मैं अभी आपको बता दूं, जब आपसे बात कर रहे थे उसी दौरान जो बागी नेता हैं उनके जो फोटो का बोर्ड यहाँ लगा हुआ था उसको हटा करके अब एक तरफ लगा दिया गया है और पार्टी में जो नेता हैं वो हाईकमान को शिकायत कर चुके हैं कि जो बागी नेता हैं जिनकी वजह से जो पार्टी में फूट पड़ी और जिसकी वजह से आज जो नॉमिनेशन नहीं करा पाए, उसको लेकर के पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है बागी नेताओं के खिलाफ। दूसरी बात जो है वो ज़िला अध्यक्ष ने और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मोहम्मद फ़हीम, जो अमरीन जहां जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की जिनको नॉमिनेशन कराना था आज, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के दबाव में उनके जो सदस्य थे वो समाजवादी पार्टी के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उनको उठाया गया, उनको धमकाया गया और
कलेक्ट्रेट तक उनके प्रत्याशी या उसके जो नॉमिनेशन कराने के लिए लोग जाने थे उनको नहीं जाने दिया गया है। तो दो बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के अखिलेश यादव जितने ज़ोरों पर दावे कर रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुरादाबाद जैसी जगह पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में अगर गुटबाजी है और बगावत है तो आने वाली राह जो है समाजवादी पार्टी के बिल्कुल देखिए, अपने ही गढ़ में अगर सब कुछ दुरुस्त नहीं है तो वाकई में चिंतनीय विषय समाजवादी पार्टी के लिए होगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उबैदुर रहमान सत्ता पक्ष पर कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से उनके जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, इस पर क्या कुछ सियासी घमासान हो रहा है और क्या कोई जवाब अभी तक इस पर आया है सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं ये वाकई सत्ता पक्ष के ही होते हैं। जब सत्ता बदलती है तब तक आप देखते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव बदल जाते हैं। जैसे अभी अगर भाजपा की सरकार है और जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया, अगर किसी और पार्टी की सरकार आती है तो उसके बाद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है पेश हो जाता है सदन में, फिर उसको हटा दिया जाता है कि ये मेजोरिटी में नहीं है, अब दोबारा चुनाव हो। तो ये सत्ता के लोग जो हैं वो हमेशा इस तरह के चुनावों का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग तो होता है और इस तरह के आरोप हर पार्टी लगाती है। जब सत्ता में नहीं होती है वो पार्टी लगाती है सत्ता दल पर, और जब वो सत्ता में होती है तो विपक्ष के नेता उस पर आरोप लगाते हैं। तो जिला पंचायत के चुनाव में ये एक आम बात है कि मेंबरों को उठाना, उनकी खरीद फरोख्त करना, उनका अपहरण करना। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि कुछ बीडीसी मेंबरों को उठा करके एक होटल में मनोरंजन कराया जा रहा था, डांस पार्टी हो रही थी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होती हैं। तमाम नेता खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं, तमाम राजनीतिक दल लगे रहते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल बिल्कुल देखिए पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश जो है वो उबैदुर रहमान तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। नोएडा का हम रुख कर लेंगे, बलराम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, देखिए नोएडा में भी एक तरफा चुनाव हो गया है क्योंकि सिर्फ भाजपा कैंडिडेट ने ही यहां पर नामांकन दाखिल किया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्राची, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ये गृह जनपद है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, और यहाँ पर जो बीएसपी का वर्चस्व था वो काफ़ी ज़्यादा था। यही वजह है कि कई वर्षों के बाद बीजेपी पहली बार यहाँ पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है, क्योंकि 3 बजे तक बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमित चौधरी, वो निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। महज एक औपचारिकता बाकी है, और इसके पीछे की वजह यह है प्राची कि जो 5 जिला पंचायत सदस्य हैं उसमें से 3 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के हैं, और यही वजह है कि उनके सामने कोई टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य है और एक बसपा का जिला पंचायत सदस्य है जयवती नागर। यही वजह है कि सपा ने बाइकआउट कर दिया अपना प्रत्याशी उतारने से, क्योंकि उनका एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं था। बसपा का एक था तो उन्हें जीत असंभव सी लग रही थी। यही वजह है कि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, आरएलडी की बात करें, तो वो दूर दराज तक कहीं उनके एक भी प्रत्याशी नहीं थे, ना उन्हें कहीं उम्मीद थी कि एक भी वोट उनको मिल पाएगा। तो लिहाजा कोई भी प्रत्याशी पार्टी ने नहीं उतारा है, और यही वजह है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अमित चौधरी, वो निर्विरोध जीत रहे हैं, क्योंकि अब नामांकन का जो वक्त था वो भी खत्म हो चुका है। लिहाजा जो जिला अधिकारी हैं सुहास एलवाई, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने साफ तौर से एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी है मीडिया को कि सिर्फ जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया है वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता अमित चौधरी की तरफ से दाखिल किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मायावती के गढ़ में कई वर्षों के बाद बीजेपी ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुना है, और ये बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जब आए तो परिवर्तन हो। देखिए बड़ी जीत यहाँ पर जरूर मानी जा रही है, क्योंकि 12 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशी ने ही सिर्फ नामांकन किया है, यानी 12 ऐसी सीटें जिन पर भाजपा निर्विरोध जीतती हुई नजर आ रही है।